आज होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। शाम 4 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से खबर, 2 मंत्रियों की भी हो सकती है छुट्टी। ज्ञानचंद गुप्ता की हो सकती है मंत्रिमंडल में एंट्री। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में फंसा पेच, किसी भी दल को नहीं मिला बहुमत। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिली 14 सीटें, बीजेपी को 12 तो कांग्रेस को मिली 8 सीटें। एक अकाली दल के खाते में गिरी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की एंट्री पर आप नेता गदगद। राघव चड्ढा बोले, केजरीवाल मॉडल की हुई यहां पर जीत, ये सिर्फ झांकी, पंजाब अभी बाकी। सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, डबल इंजन की सरकार में हुआ तेजी से विकास। हिमाचल की 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। यमुनानगर में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले आए सामने। एक ही परिवार के सदस्य हैं तीनों। कुछ ही दिन पहले नीदरलैंड से लौटे थे सभी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज हरियाणा की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज हरियाणा में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। शाम के 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 मंत्रियों की भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। तो बड़ी खबर, 2 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हमारे पास आई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि ज्ञानचंद गुप्ता की भी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। तो बड़ी खबर हरियाणा की मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई। कहा यह जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा और कहा यह जा रहा है, बड़ी बात यह है कि जो मंत्रिमंडल है उससे जो है 2 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता की भी यहां पर कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। लंबे समय से इंतजार के बाद आज हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। शाम 4 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। फिलहाल हरियाणा कैबिनेट में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री हैं। फिलहाल 2 मंत्री पद खाली पड़े हैं। 2 खाली पड़े पदों में से एक जेजेपी के कोटे का, जबकि एक पद बीजेपी के कोटे से भरा जाएगा। माना जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी से देवेंद्र बबली मंत्री बन सकते हैं। देवेंद्र बबली फतेहाबाद की टोहाना विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि बीजेपी के कोटे से अभय यादव, कमल गुप्ता, दीपक मंगला और हरविंदर कल्याण में से कोई एक मंत्री बन सकता है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 राज्य मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इसके साथ ही सूत्रों की माने तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को मंत्री बनाया जा सकता है और स्पीकर का पद किसी नए विधायक को सौंपा जा सकता है। काबिले गौर है कि लंबे समय से हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी। सीएम या डेप्यूटी सीएम जब भी दिल्ली में किसी बड़े नेता से मिलने जाते थे तो इन अटकलों को और बल मिल जाता था। लेकिन अब सीएमओ की तरफ से खुद इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि मंत्री पद की शपथ कौन कौन लेगा, लेकिन जेजेपी के बबली का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार और अंकित दुदानी की रिपोर्ट। बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही वक्त बचा है। उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम की अगर बात की जाए तो यहां के नतीजों ने सियासी दलों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। नतीजों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, हालांकि बहुमत से चूक गई। वहीं बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां पर तीसरा स्थान पाया है।
चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के नतीजे जैसे जैसे आ रहे थे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी। हर एक वार्ड के नतीजे कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रहे थे। दोनों पार्टियों ने सोचा नहीं था कि पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में दावेदारी पेश कर रही आम आदमी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। एक वक्त ऐसा भी लगा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर नगर निगम में बहुमत हासिल कर लेगी, पर जब पूरे नतीजे सामने आए तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। 35 में से 14 वोट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते, 12 काउंसलर बीजेपी के बने और इसी के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। 1 सीट अकाली दल के खाते में गई। अब सवाल ये है कि किसका मेयर बनेगा। चंडीगढ़ के सियासी समीकरणों के मुताबिक चंडीगढ़ में किसी भी पार्टी का मेयर बनाने के लिए 19 काउंसलर्स का वोट चाहिए। नगर निगम में 35 काउंसलर हैं, जबकि 1 वोट चंडीगढ़ के सांसद का होता है। आपके पास 14 पार्षद हैं और बहुमत के लिए 5 और चाहिए। भाजपा के पास 12 काउंसलर हैं और बहुमत के लिए 7 और चाहिए, जबकि कांग्रेस को 11 और काउंसलर के समर्थन की जरूरत है। हार के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान सुभाष चावला और बीजेपी प्रधान अरुण सूद ने आम आदमी पार्टी को एक दूसरे की बी टीम बताया। साथ ही मेयर के चुनाव को लेकर बन रहे समीकरणों को लेकर भी बड़ा इशारा कर गए। अब तो मैं सब अब 14 उनके हैं, 8 कांग्रेस 8 कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिले दोनों। तो पहले भी वो ए टीम और बी टीम की तरह काम करते रहे, लेकिन फिर भी अगर ये संभावनाएं नहीं बनती हैं, समीकरण नहीं बनते हैं, तो आम बीजेपी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि शहर में एक स्टेबल जो है वो नगर निगम में एक सत्ता रहे और वो अगले 5 साल तक काम करे। मतलब मेयर बनाने का प्रयास रहेगा बीजेपी का नेचुरली जी। काउंसलर ने किस तरह पैसा खर्च किया है, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਏ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ ਰਹੇ और ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ गए। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी भी मेयर बनाने के लिए सियासी रणनीति बना रही है, पर मौजूदा समीकरणों को देखते हुए पार्टी बिना कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन के अपना मेयर नहीं बना सकती। हमारा मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। ये जनता ने मैसेज दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है और यही मैंडेट आगे बढ़ेगा। हम हर पार्टी के अच्छे लोगों का स्वागत करेंगे और कई लोगों से जो जितने अभी जीत के आए हैं उनमें से कई लोगों ने अपनी इच्छा भी जताई है कि भाई चंडीगढ़ के लोगों ने जो मैंडेट दिया है हम उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए मेयर बनाने के लिए सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं। चंडीगढ़ निगम चुनावों में ऐसा कई बार हुआ है जब काउंसलर होने के बावजूद पार्टी विपक्ष में बैठती है। इसलिए आने वाले दिनों में कई काउंसलर पाला बदल सकते हैं या फिर मेयर के चुनाव के वक्त पार्टियों का गुप्त समझौता भी मेयर की कुर्सी का फैसला कर सकता है। न्यूज 18 के लिए चंडीगढ़ से मनोज राठी, उमेश शर्मा और मनोज कुमार की रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बाद बात हिमाचल की करेंगे। पीएम मोदी ने हिमाचल को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह कहा कि हिमाचल से मेरा हमेशा से ही एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। हिमाचल प्रदेश पिछले 4 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। बीते 4 सालों में हिमाचल प्रदेश को पहला एम्स मिला है। हमीरपुर, मंडी, चंबा और सिरमौर में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। अभी यहां पर 11,000 करोड़ की लागत वाले 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसके पीछे हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल ने न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी भरपूर मदद की। काशी विश्वनाथ रे दर्शन करने बाद
आज इस छोटी काशी मंज बाबा भूतनाथरा पंचवक्त्रारा महामृत्युंजयरा आशीर्वाद लेने रा मौका मिलिया। देवभूमि रे सभी देवी देवतियां जो मेरा नमन। तो पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के माने तो पीएम ने सेपू, बड़ी और कचौरी व्यंजन की तारीफ करने के साथ ही केंद्रीय योजनाओं के नाम गिनाकर पीएम वापस चले गए। वहीं मुकेश अग्निहोत्री का यह कहना है कि मोदी आए और वापस चले गए। ज्यादा निराशा हुई है। हमें लगता था कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के न्योते पे आ रहे हैं, हिमाचल के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे, कोई हिमाचल को आर्थिक पैकेज देंगे या कोई बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि 65,000 करोड़ से ज्यादा हमारे ऊपर कर्जा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, खाली काल्पनिक बातें करके चले गए। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है वो हमारे समय की है, और अगर उसमें विलंब हुआ है, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विलंब जो है दूसरी सरकारें करती हैं, तो विलंब जो है 7 साल से दिल्ली में आपकी सरकार, 4 वर्षों से हिमाचल में आपकी सरकार आपने किया। इस रैली पे लुटाया जा रहा है और सारा काम जो है अफसरशाही और कर्मचारियों को सौंपा गया है और करोड़ों रुपए पंडाल पे खर्च किए गए हैं, करोड़ों रुपया बसों पे खर्चा जा रहा है और सरकारी खर्चे पे दिया जा रहा है। तो ये एक नई रिवायत शुरू हो गई कि रैलियां जो है पार्टी की नहीं होंगी और वो पार्टियों की रैलियां भी सरकारें करेंगी, और इस पे अंकुश लगना चाहिए। और पहले भी धर्मशाला में रैली हुई थी, उस समय भी करोड़ों रुपए सरकारी कोष से लुटाए गए, उस समय भी इसी ढंग से लाभार्थियों को लाया गया, बसों में सरकारी कर्मचारी लेके आए, वापस लेके गए। और अब तो जो प्रदर्शनी लग रही है उस पे भी करोड़ों रुपए खर्चे। और सियासत के बाद बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन की करते हैं। यमुनानगर की अगर बात की जाए तो यमुनानगर में ओमिक्रॉन के 3 नए केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के ये तीनों ही एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही ये सारे के सारे लोग जो है वो नीदरलैंड से वापस लौटे थे। यमुनानगर लौटने पर इनका कोरोना का टेस्ट भी किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनका फिर से सैंपल लेकर दिल्ली भेजा गया, जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट में ये तीनों ही ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। तीनों को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी में रखा है। 26 तारीख को 3 पॉजिटिव केसेस ओमिक्रॉन के कंफर्म किए गए हैं। ये लोग जो थे यूरोप से इनकी अराइवल हुई है और एयरपोर्ट पे इनके सैंपल जो है टेस्ट करके भेजे गए थे। जैसे ही इनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसके बाद इनके ओमिक्रॉन के सैंपल जो दिल्ली टेस्ट करने भेजे गए और 26 तारीख को इनकी जो है रिपोर्ट दिल्ली से आई है जो पॉजिटिव आई है। इन लोगों को जो है जो पेशेंट्स हैं इनको आइसोलेट किया गया है फैसिलिटी में कोविड वार्ड के अंदर और इनको जो है मॉनिटर किया जा रहा है। और आगे जो है करीबन 14 दिन के बाद एक बार फाइनल कॉल लिया जाएगा और उनकी स्थिति को देखते हुए आगे जो है
प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। उधर गुरुग्राम में अचानक से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 68 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। बीते एक हफ्ते में 275 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और बीते 3 दिन में 150 से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं 1 दिसंबर से 26 दिसंबर तक की अगर बात की जाए तो आंकड़ा 572 तक जा चुका है। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटे में 68 नए केस सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही बीते एक हफ्ते में 275 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और 3 दिन में 150 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा चुके हैं। 1 दिसंबर से 26 दिसंबर तक की अगर बात की जाए तो 572 तक कोरोना का आंकड़ा सामने आ चुका है। तो लगातार लापरवाही भी लोगों के सामने आ रही है। मास्क हट चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आती और यही वजह है कि आंकड़े भी अब एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो कोरोना हो या ओमिक्रॉन हो, यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग सतर्क जरूर हो गया है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने, लोग जो है वो सावधानी बरतते हुए नहीं आ रहे हैं। लापरवाही की तस्वीरें गुरुग्राम की कई जगहों से अब तक सामने भी आ चुकी है। के केसेस क्योंकि फेस्टिवल सीजन आया दिवाली के बाद और वेडिंग सीजन है, उसके बाद से केसेस में बढ़ोतरी आई है। और जब से जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, जब रिसेंटली दिसंबर के महीने में दिवाली के बाद से, जब से फेस्टिव सीजन लगा लो आप या वेडिंग सीजन है, लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। और चाहे इंटर स्टेट की बात करें हम, जितने जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं सबकी ट्रैवल हिस्ट्री अमूमन देखने को मिल रही है। तो दिसंबर में नेचुरली केसेस में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और 3-4 दिन से काफ़ी सर्ज देखने को मिल रही है। लुधियाना कोर्ट परिसर ब्लास्ट की गूंज पठानकोट तक सुनाई दे रही है। यही वजह है कि पुलिस ने यहां पर भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। पठानकोट पुलिस पूरी तरीके से चौकस हो गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही नाकेबंदी के जरिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों में भी गाड़ियों के जाने पर पाबंदी लगा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। ਇਹ 2 ਵੀਲਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ 2 ਵੀਲਰ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਔਰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 2 ਵੀਲਰ ਔਰ 3 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਜਾਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੇ ਪੱਖੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ 2 ਵੀਲਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਹਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ।
ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हो गया है। इस मौके पर राकेश पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि यहां पर शिरकत की और विजेताओं को यहां पर पुरस्कारों से भी नवाजा। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी यहां पर मौजूद रहे। राज्य स्तरीय युवा उत्सव के दौरान प्रदेश भर से आए करीब 512 प्रतिभागियों ने हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत की अनूठी प्रस्तुतियां देकर यहां पर सबका मन मोह लिया। प्रतियोगिता के विजेता पुडुचेरी में होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव में भी हिस्सा लेंगे। ब्लॉक से चलता हुआ आया है। अभी ऊना में इसका कंवर साहब ने ओपनिंग की थी और आज मैं इसकी क्लोजिंग कर रहा हूँ। इसके बाद 12 तारीख को पौंडीचेरी में हमारी टीम हिमाचल प्रदेश की 100 बच्चों की यहाँ से जाएगी, जो बच्चे आज यहाँ सेलेक्ट होंगे। और उसके बाद वो नेशनल यूथ फेस्टिवल में 12 से 16 पौंडीचेरी में, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं और आदरणीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी वहाँ रहने वाले हैं। तो उसमें हम भी हिमाचल प्रदेश से 100 बच्चों का डेलीगेशन लेके वहाँ पर जा रहे हैं। उसकी आज क्लोजिंग ऊना में है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।